नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज गए हैं। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत स्वागत। राहुल महाजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी जी, आपका भी स्वागत। और समीर चांगांकर जी। आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात होगी कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की। इसमें हंगामा होना तो तय है और उसका एक ट्रेलर आज ऑल पार्टी मीटिंग में दिखाई दे गया। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सांकेतिक विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दल बैठक शुरू होते ही बाहर निकल गए। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग में एनसीपीआई को बुलाने पर सारा बवाल शुरू हुआ। टीएमसी का कहना है कि जब स्पीकर ने एनसीपीआई के विलय को मंजूरी नहीं दी तो फिर संसदीय कार्य मंत्री ने किस आधार पर एनसीपीआई को इस बैठक में बुला लिया। कल ही लोकसभा स्पीकर ने उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद उद्धव गुट के अब 6 सांसद संसद में शिंदे गुट के साथ बैठेंगे। विपक्ष इसे लेकर भी आवाज उठा रहा है। सबसे पहले आपको महुआ मोइत्रा ने क्या कहा वो सुनाती हूं। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट के समर्थन में कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के बागियों को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन डू, डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। देखिए, टीएमसी के साथियों ने बैठक के साथ ही सवाल उठाया कि टेबल ऑफिस से जो एमपी की सूचना आप लोगों के पास भी गई होगी, उसमें तैमूर कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो अब जो स्थिति इस वक्त विपक्षी दलों में दिखाई दे रही है, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। और पहला मसला तो यही है कि आपने इस बैठक में बागियों को बुलाया क्यों। और सबसे पहले महुआ मोइत्रा के बयान से बात शुरू करते हैं। हर्षवर्धन जी, मॉनसून सत्र में ऑल पार्टी मीटिंग में अगर सरकार समझा नहीं पा रही है, मना नहीं पा रही है, मॉनसून सत्र कैसे चलाएगी? देखिए, मानसून सत्र तो ऐसे ही चलेगा जैसे पहले के सत्र चलते रहे। और जैसे शुरू होता है, कुछ 1-2 बड़ा मुद्दा होता है, उस पर हंगामा होता है, फिर कोई 1-2 ऐसा विषय आ जाएगा जिस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष कहेगा और वो बार बार कहेंगे कि देखिए हमारे बिजनेस में आया है कि नहीं आया है, जरा बिजनेस वाली लिस्ट देख लीजिए, जो एक बहुत तय तरीके का होता है। लेकिन सचमुच ये चिंता की बात है। ऑल पार्टी मीटिंग हो सकता है कि उनकी इतना इच्छा समझाने की न रही हो सत्ता वालों की, और विपक्ष वालों की समझने की न रही हो। चले दोनों गए थे। दोनों का ये था, क्योंकि ये लग रहा था, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में तो कम से कम आप बात कर लेते दूसरी चीज, लेकिन उसको ही पहले उसी को बना दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो जो टीएमसी के बागी हैं, और जो बागी अब क्यों कहें, अब तो बागी नहीं कह सकते अगर कोई प्रतिकूल निर्णय ना आ जाए, अब तो बाकायदा उनका एक दल है भाई, अब तो उसके सांसद हैं वो।
तो उनको जगह तो मिलेगी ना। और अगर जगह मिलेगी और इतने सांसद एक बड़ी संख्या में रहेंगे तो उन सांसदों को एक दल भी देना पड़ेगा, तो उनको जगह के लिहाज से सर्वदलीय बैठक में बुलाना पड़ेगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया जाता है? एक सांसद भी हो, 2 सांसद भी हो, 4 सांसद भी हो, तो इसलिए मुझे लगता है ये ऑब्जेक्शन तो ठीक नहीं। हाँ, उसकी लड़ाई हो सकती है कि भाई ये वैलिड है कि नहीं, ये स्पीकर ने कैसे इनको सहमति दे दी, ये गए थे तो कौन सी पार्टी, ये सब आगे चर्चा का विषय जो होगा। जो महुआ मोइत्रा कह रही हैं, जो मैं उनका लिखा भी पढ़ रही हूँ, वो ये कह रही हैं कि मोदी गवर्नमेंट टू इनवाइट एनसीपीआई पार्किंग प्लेस फॉर 20 ट्रेटर्स, TMC MPs when final decision on disqualification is still pending with speaker। अभी डिस्क्वालिफिकेशन तो अभी भी स्पीकर के पास पेंडिंग है, ऐसा उनका बयान है। ये तो सरकार की मीटिंग है ना, ये तो बेसिकली ये जो है स्पीकर द्वारा बुलाई गई तो मीटिंग है नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग जो है सरकार ने बुलाई है सेशन को लेकर, तो उसमें ये तो सरकार का फैसला है ना कि किसको बुलाना है, किसको वो करते हैं। अभी तो ये मामला नहीं है ना कि मान्यता मिली नहीं मिली, ये तो अलग मामला है, विषय ही अलग है। तो और दूसरा ये सिंबॉलिक, जैसे विपक्ष का भी बोले तो सिंबॉलिक उन्होंने वॉकआउट किया था, उसके बाद वॉकआउट करने की थोड़ी देर बाद वो वापस आ गए थे, तो ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उसमें जो है सरकार की बात भी इसका क्या मतलब हुआ? सिंबॉलिक वॉकआउट किया, फिर सिंबॉलिक वॉकआउट जो है वो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसमें होता है कि भाई हम इसका विरोध करते हैं कि आप जो है आपने बुलाया, हम इस बात को सही नहीं मानते, लेकिन जो संसद को चलाने के लिए जो ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि ये हंगामेदार सेशन होने जा रहा है, विषय है एजुकेशन जैसा विषय है या बाकी जो विषय इस वक्त हमारे सामने है, उनको विपक्ष एक दिखाई दे रहा है आपको? देखिए अभी तक तो ये बात है कि विपक्ष जो है वो एक साथ आएगा, अब मुद्दे अलग अलग होंगे। अगर डिलिमिटेशन का मामला आएगा तब किस तरह से जो है वो विपक्ष जो है उसमें डीएमके की क्या भूमिका होगी, बाकियों की क्या भूमिका होगी, तब अलग चीज़ होगी। और दूसरा इस वक्त जो एनसीपी का मामला चल रहा है उसमें भी देखना होगा कि एनसीपी का रुख क्या रहता है, क्या उनका मर्जर हो जाता है और फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये सारी बातें आएंगी। लेकिन जहां तक कई सारे मुद्दे होंगे उस पर विपक्ष एक जैसा होगा। उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को स्पीकर की मंजूरी पर उद्धव की पार्टी ने सवाल उठाया। अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे से बात करके आगे कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। एक बयान उद्धव गुट के नेता का भी। कानूनन व्यवस्था में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं किसी गुट को मान्यता देना या विलय करना। अब फिर भी उनके अधिकार में तहत आके उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनके पत्र की बात में बारे हम आदरणीय उद्धव जी साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है उनसे बात करके आगे चलकर कदम उठाएंगे। जो कानूनन कार्रवाई होगी तो कानूनन करेंगे, उसके बारे में वक्त लगेगा तो उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन हम करेंगे। अब जो बात अरविंद सावंत कह रहे हैं और अभी यहाँ पर चर्चा लगातार चल ही रही थी, तो उसमें हर्षवर्धन जी ने कहा राघव जी कि कोई तकनीकी पहलू यदि इनके पास है जिसे लेकर ये कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तब तो इसका मतलब ये है ये जो कुछ हो रहा है उसका कोई मतलब ही है, वरना फिर ये भी सिंबॉलिक है। बिल्कुल, फिर तो ये भी सिंबॉलिक है प्रोफेसर राघव जी। देखिए सिंबॉलिक ही है और उनको पता है कि जो मान्यता मिल गई है, जो लोग भाग करके चले गए हैं, छोड़ करके चले गए हैं टीएमसी को, या टूट करके या जिनको तोड़ दिया गया है, जो कहना कह लीजिए, अब टीएमसी के पास वो लौट करके नहीं आएंगे। ठीक है। और वो एनसीपीआई नाम का एक नया दल जन्म हो गया है और इतना भाग्यशाली कौन होगा जिसके 20 सांसद एक मिल गए हों संसद में, तो ये एक स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात जो निकल करके आ रही है कि देखिए इस पूरे गठबंधन में विपक्ष में जिन लोगों ने बहिष्कार किया, मेरी जो जानकारी है उसमें समाजवादी पार्टी एग्रेसिव थी, टीएमसी एग्रेसिव थी, उद्धव ठाकरे एग्रेसिव थे और कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव थी। डीएमके भी था, डीएमके ने भी वॉकआउट शायद नहीं किया है, डीएमके वॉकआउट किया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि संसद के अंदर गतिरोध तो होगा, लेकिन इसकी संभावना आगे बढ़ गई है कि जो संसद में जो बिल आने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिल, संविधान संशोधन से लेकर के, उसके पास होने की गुंजाइश मुझे लगता है कि बढ़ गई है, क्योंकि उनको है ये खतरा काफ़ी दिखाई दे रहा है
कि बाकी और भी सांसद पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ आए और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके साथ वो आकर के खड़े हों। तो शुरुआत के दिनों में चंदा चोरी मुद्दे तो बहुत हैं जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा जी। जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है विपक्ष के लिए। फिर इसके बाद जो है वो अयोध्या में चंदा चोरी है, वो भी एक इमोशनल मुद्दा है जी। जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा। लेकिन ये दो मुद्दे तो ऐसे हैं जो विपक्ष के लिए हैं, सरकार के मुद्दे अलग हैं। विपक्ष के मुद्दे ये सब हैं, लेकिन सरकार के मुद्दे जो हैं वो संविधान संशोधन 129, 30 और 31 महत्वपूर्ण है। ये देखना है कि इतना विरोध के बावजूद भी क्या अन्य पार्टियों से, डीएमके जैसी पार्टी है, वाईएसआर की पार्टी है, इन सबों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलता है या नहीं मिलता है? मेरा प्रश्न भी मूल यही है कि क्या समीर जी 2/3 बहुमत के करीब सरकार पहुंच गई है? मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने लगातार पिछले 3 महीने के अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अगर मानसून सत्र में अगर सरकार को जो 2/3 के बहुमत से बिल पास कराना है, उसके लिए सरकार को जो स्ट्रेंथ चाहिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार को सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं, यह तय लग रहा है कि सरकार ने अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। और जब सरकार को यह लगेगा कि उसके पास अब 17 अप्रैल जैसी अप्रिय स्थिति नहीं आएगी कि बिल गिर जाएगा, जब सरकार बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि किसी भी स्थिति के अंदर हम बिल पास कराने की स्थिति में आ जाए, तब सरकार ये बिल लेकर आने वाली है। तब तक सरकार इस बिल को लेकर न आएगी। विपक्ष का ये मानना है कि सरकार ने जो पूरी टीएमसी में तोड़फोड़ की है, या उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो तोड़फोड़ की है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी के सांसद टूट कर गए, तमाम दूसरे दलों ने जिस तरीके से कांग्रेस दूरी बनाई और जो बयान आ रहा है, शरद पवार की पार्टी का जो बयान आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि सरकार इस बार कोई बड़ा खेल करना चाहती है, वो बिल पास कराना चाहती है, और इसीलिए सरकार ने पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ की है। कांग्रेस तो ये मान के चल रही कि सरकार बिल लेकर आएगी, सरकार भी इसकी तैयारी के अंदर मुझे लगता है कि सरकार तैयारी कर रही है। अब ये देखना होगा कि सरकार, मुझे लगता है कि एक बार सुनिश्चित करेगी, उसके बाद लेकर ये आएगी। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगी तब तक बिल नहीं आएगा। बिल्कुल लेकर सरकार किसी स्थिति में लेकर नहीं आएगी। हो सकता है उसके बाद 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुलाए, जब उनको लगे कि अब हमारे पास हो गई है तो बुला लेंगी। एक सर्वदलीय बैठक को लेकर जो टीएमसी के सांसदों का जो है, जो एनसीपीआई में चले गए, उसके लिए देखिए सर्वदलीय बैठक तो सिर्फ 2 ही लोग बुला सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर बुला सकते हैं। चूंकि अब उन सांसदों ने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने एक दूसरे दल के अंदर विलय कर लिया, ठीक है, टेक्निकली ये कहा जा सकता है कि भाई अभी उनको लोकसभा स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है, तो वो किस इससे शामिल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अलग गुट के रूप में बैठने की जो मांग की, तो उनकी बात मान ली गई है, तो एक अलग गुट के रूप में उनको मान्यता मिल गई, इसलिए वो बैठने के अधिकारी है। उस नाते वो सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, तो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है उस बैठक के अंदर में शामिल होने का। मैं सरकार के आंकड़े दे देता हूँ। ये बात हो रही है ना कि सरकार जो है 2/3 के कितने करीब पहुंची है। हमें ये पता है कि 360 चाहिए हमें अभी की जो स्ट्रेंथ है। अगर हम जो है उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग टूटे हैं उसको मिला लें, और जो 20 सांसद जो है टीएमसी के, तो भी 318 होते हैं। यानी 42 लोगों की और जरूरत है, 42 सांसदों की और जरूरत है। अगर इसके आगे भी बता देता हूँ, अगर डीएमके जो है वो एब्सटेन भी कर जाता है, तो भी आपको, अगर आप जाएंगे तो आपको 345 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 318, 345 सरकार को अभी काम करने की जरूरत पड़ेगी। आइए बात करते हैं जंतर मंतर की, वहां का अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने कल उनकी बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए जंतर मंतर से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। अस्पताल में भी वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 22वां दिन है। उन्होंने ड्रिप, ओआरएस और दवा लेने से इनकार कर दिया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। कल संसद भवन तक मार्च की तैयारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। तो सोनम वांगचुक जो कल ही अस्पताल ले जाए गए थे, और कल ही ये तो समझ में आ रहा था, जैसा उनकी पत्नी इशारा कर रही थी, गीतांजलि हर्षवर्धन जी, वो कह रही थी कि जब तक हमारी परमिशन नहीं होगी तब तक ना वेन्स के सहारे फोर्स फीडिंग किसी भी स्थिति में नहीं होगी। अब उनका अनशन अस्पताल में भी जारी है। फिलहाल दवाएं भी वो नहीं ले रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। और कई बार लोग कहते हैं कि
लोकतंत्र में अहिंसा, शांतिपूर्ण इस तरह के आंदोलन में अनशन उसका एक चरम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत ही इसी से की जाए तो ये तो मतलब इसको देखेंगे कैसे। सोनम वांगचुक अचानक एक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर पर बैठ जाते हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कुछ इस देश में किसी भी तरह से हो, देश के नौजवानों का मजाक बने, देश के लोकतंत्र का मजाक बने, किसी भी इस देश की क्षमता का जो इसकी स्ट्रेंथ है उसका मजाक बने, ये तो कतई उचित नहीं। लेकिन ठीक है, अधिकार सबका है धरना प्रदर्शन का। लेकिन जब सोनम वांगचुक ये कहते हैं तो उच्च न्यायालय की ही तो टिप्पणी कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, निर्णय कह लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई इनका आपको ख्याल रखना है, गलती से भी इनकी सेहत खराब नहीं होनी चाहिए जिस स्थिति में जा रहे हैं, और अगर ध्यान रखना है तो और क्या तरीका होगा। कोई आदमी कह रहा है कि नहीं हम तो मरने को तैयार बैठे हुए हैं, तो क्या यह आत्महत्या जैसा नहीं है? क्योंकि आप धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने मुद्दे रखना और आत्महत्या की स्थिति में पहुंच जाना, क्या किसी को आत्महत्या की इजाजत दी जा सकती है? किसी वो को नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार बात तो कर सकती है, संवाद तो हो सकता है। नहीं, दो चीजें हैं। सरकार बात किससे और क्या कर सकती है? क्या कोई अभी तक एक कोई प्रॉपर आपको फॉर्मेट, कोई तरीका दिखा है? 3 लड़के अचानक उठते हैं, विदेश से चले जाते हैं, कैसे हम न मान लें कि ये पूरी की पूरी एक एक्सटर्नल फोर्सेज की साजिश है? कैसे हम मान लें जो लड़का विदेश में पढ़ रहा था अचानक वो आता है, कह रहा है मैं आ रहा हूं, मेरे लिए आ जाओ, मैं करता हुआ चला आता है। जिस लड़के को ये तक सहूर नहीं कि क्या बात करनी, किससे बात करनी, आप उसके भाषण देखिए, आप उसके वीडियो देखिए। वो तीनों जो लड़के हैं वो पूरे के पूरे समाज में विद्वेष के अलावा और कोई काम उन्होंने किया नहीं। वो एक एजेंडा का, एक तय नैरेटिव का हिस्सा लगते हैं। अब सवाल एक, जब मैं ये बोल रहा हूं तो कई लोग देखते हुए कहेंगे कि अरे आप ये बोल रहे हैं, क्या नीट का मुद्दा नहीं? बिल्कुल मुद्दा है। इसी कहानी कुर्सी की हमने उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र भी मांगा था, भले उनकी जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन उनका त्यागपत्र शिक्षा मंत्री थे, हमने मांगा था। हमने जितनी बार जो इस तरह की चीजें कही, और हमने नहीं, देश के नौजवानों ने भी कही, लेकिन जब वो उससे आगे निकल रहे हैं, उसके रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है, अब उसमें अगर कहें कि नहीं हमें तो त्यागपत्र लेना, और अब तो पहला कदम यह है, दूसरा कदम नरेंद्र मोदी का त्यागपत्र है, तीसरा कदम सरकार बदल देंगे, और फिर अचानक अरविंद केजरीवाल प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो लगता है कि ये तो ठीक, मतलब एक तय एजेंडे में ये सब हो रहा है। तब सोनम वांगचुक का अनशन वो किसी अच्छे हित की बजाय लगता, मोटिव की बजाय लगता है कि कोई बहुत मतलब तय करके किया हुआ। मैं ये कह रही हूं, अगर ये पॉलिटिकल प्रदर्शन भी है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स, जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, सुमीर जी, अगर ये भी है तो भी सोनम वांगचुक के लिए जो सिंपैथेटिक हैं और एम्पैथेटिक भी हैं, एम्पैथेटिक बेहतर शब्द हो गया, तो जो एम्पैथेटिक भी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद है, उनकी से बात तो करो। उन्हें इस तरीके से आप अस्पताल लेकर चले गए, वो वहां पर भी अनशन कर रहे हैं। अब अगर कुछ हो जाता है तो क्या इससे सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? जानना चाह रहा हूं, शिक्षाविद हैं सोनम वांगचुक, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं। नहीं, सोनम वांगचुक एक भले व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, कई लोग उनको भला अलग तरह से देखते हैं, लेकिन शिक्षाविद हैं ऐसा तो मैंने नहीं सुना आज तक। वो तो लद्दाख में एक उनका अपना मॉडल है, उस पर वो काम करते हैं, उससे बहुत लोग जिसको कहें कि प्रेरित होते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं। बहुत लोगों को ये तक भ्रम हो गया था कि आमिर खान वही वाला था, बाद में पता चला कि फुनसुक वांगडू वो था ही नहीं। मतलब तो मुझे लगता है शिक्षाविद, मैं जानना चाह रहा हूं, मैंने भी कोशिश की कि वो शिक्षाविद कहाँ के हैं। मतलब शिक्षाविद कहना तो फिर किसी को भी कहा जा सकता है ना, चिंता तो हम सब शिक्षा की बड़ी करते हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, उस पार्टी से मेरा कोई भी समर्थन नहीं है, और उस पार्टी को मैं किसी भी तरीके से समर्थन देना नहीं चाह। लेकिन सोनम वांगचुक को मेरा समर्थन है, और सोनम वांगचुक भले ही उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर गए हो, सरकार एक वार्ताकार भेज सकती थी। 22 दिन को व्यक्ति भूख हड़ताल में भेजा है। सरकार का इतना अहंकार कि हम किसी को वार्ताकार के रूप में नहीं भेजेंगे, हम उनसे एक ट्वीट नहीं करेंगे कि आप अपना अनशन वापस ले लीजिए, हम आपकी बात पर विचार करेंगे। कम से कम एक सरकार वार्ताकार तो भेजती, किसी मंत्री को भेज देती, किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं भेजती, किसी अपने राज्य मंत्री को भेज देती। आपको मंत्री को नहीं भेजना था, आप किसी सोशल वर्कर या जिसको आपको लगता है उसको वार्ताकार के रूप में भेजते। सोनम वांगचुक नहीं सुनते, उसके बाद आप उनको उठा कर ले जाते कि भाई हमने कोशिश की थी, हमने वार्ताकार भेजा, उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, हमारी बात कहना चाहते थे, उसके बाद ले जाते। एक व्यक्ति 22 दिन से बैठा हुआ, सरकार का इतना अहंकार 7वें आसमान पर है कि सरकार एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। मैं एक चीज सरकार पूछती बात हूँ, तो करे ना, मैं इसी में एक चीज पूछती हूँ, मैं समीर जी, मैं आ रही हूँ रागी जी आपके पास, लेकिन इसी में एक चीज पूछती हूँ। जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि आपका मेमोरेंडम क्या है, आपकी मांगे क्या है। हम भी जब कहीं पे अपनी बात लेकर जाते हैं तो एक मेमोरेंडम बनाकर जाते हैं, ABCD ये हमारे पॉइंट है, इस पर सरकार ये कर सकती है, ये हमारा सुझाव है या ये हमारी मांग है।
तो उस तरीके का तो कोई डायलॉग अभी हुआ ही नहीं है, कोई मेमोरेंडम है ही नहीं, सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। किसकी है? जो व्यक्ति 20 दिन से बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे, और सोनम वांगचुक कोई साधारण आदमी है क्या? उस आदमी से आपको बात करने में इतनी क्या शर्म आ रही है? क्या दिक्कत है? कितना अहंकार है कि आप कहोगे हमसे बात नहीं करेंगे, एक ट्वीट नहीं करेंगे, एक व्यक्ति नहीं भेजेंगे, एक मंत्री नहीं भेजेंगे, एक आप ये अपील कह रहे नहीं हैं करेंगे। सरकार को बात करनी थी ना, प्रयास आप करना सरकार चाहिए कोशिश था। करती। बड़ा कौन है? सरकार बड़ी है ना, सरकार को करना चाहिए। अगर आदमी गलत रास्ते पर चल रहा है, अगर गलत लोगों के समर्थन है, तो आप सरकार भेज सकती है कि भैया आप उनका समर्थन मत कीजिए, आप हमसे मिलने आइए, हमारे दरवाजे खुले, आप चाहे हमसे मिल सकते हैं। एक फोन पे बात हो जाती। कोई सरकार कदम तो उठाती, उसके बाद अगर सोनम वांगचुक नहीं मानते, आप उठा कर ले जाते। ओनरशिप किसकी ज्यादा है, किसे ओन करना चाहिए? देखिए, सोनम वांगचुक खुद भी अहंकारी व्यक्ति है, और मजेदार बात है कि 2023 में सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान से बात कर, और बड़ी भूरी प्रशंसा, एक फोटो तो मैंने भी देखी, बड़ी भूरी प्रशंसा किया कि आप बहुत ही जो है वो लिबरल हैं, बहुत ही उदार हैं, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमको पूरा आपका समर्थन प्राप्त है, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। ठीक है, अब क्या इसके बीच में घटित हो गया? उनके एनजीओ का लाइसेंस खत्म किया गया, क्या किया गया, क्यों सरकार से भड़के हुए हैं? आप जरा मुझे बताइए, यदि ये बात होती कि भाई निफ्ट की परीक्षा में जो घपला है उस पर ये सुझाव है, इन सुझावों को आप मानिए, और नहीं मानते हैं तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो बात समझ में आती है। जैसे कोई कॉन्क्रीट बोल रहे, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, तो अन्ना हजारे का आंदोलन में था कि आप लोकपाल लाइए, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए, तो ये भ्रष्टाचार निवारण के लिए इन उपाय पर आप कानून लेकर के आइए, इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका क्या है? इनका है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसके बीच में मैं हमेशा अंतर करता हूँ। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर समय रिजाइनेशन देने के लिए नहीं बना हुआ है। ये ठीक है, लोग शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं कि रेल में दुर्घटना हो गई, लेकिन 150 लीक हो गए पेपर, उसके बाद भी रेजिग्नेशन ना मांगा जाए। 150 लीक सारे धर्मेंद्र प्रधान के नहीं हुए हैं, इस देश के अन्य हिस्सों में भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो है वो नहीं, ये बात भी जानी चाहिए, इसलिए प्रश्न भी है। मैं इसलिए मैंने आपको उत्तर दिया कि राजस्थान के अंदर भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुए हैं, हिमाचल के अंदर भी हुए हैं, बिहार के अंदर भी हुए हैं, सब जगह हुए हैं। ठीक है कि नहीं? अब उन सारे जगहों के लिए जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मौलिक बात यह है कि शिक्षा के अंदर जो है वो उसको इतना इंसुलेट करना है कि ये चीज़ें ना हो, और सरकार ने इस दिशा में बहुत सख्त कदम उठाए। सरकार ने संसद में एक कानून लेकर के आया कि यदि ये सब चीज़ें होती गई तो उसके बहुत कठोर दंड देने का प्रावधान लेकर के आया। इससे पहले नहीं था। कौन आज के दिन में बात कर रहा है? समाजवादी पार्टी बात कर रही है, जिसने नकल को जो है वो कानूनी मान्यता देने तक की बात की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे और कल्याण सिंह की सरकार थी, तो बहुत कठोर कानून लेकर के आए थे नकल करने वालों के लिए। हम लोग देखते थे बिहार के अंदर की खिड़की पर बैठ करके चिट्ठा पहुंचाया जा रहा है, ऐसा ऐसा, और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी होता था। बहुत कठोर कानून लेकर के आया। उसको चुनाव का मुद्दा किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी ने बनाया था। ये लोग बात कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि एक समय था, केदार पांडे हुआ करते थे बिहार के अंदर, वो शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बहुत कठोर कानून लेकर के आए थे। वो सारे के सारे जो है वो सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर होकर के वो गए। तो ध्यान में ये रखना चाहिए कि भाई सरकार, वर्तमान सरकार उस मुद्दे पर काम कर रही है। यदि नहीं कर रही होती तब हम जरूर उनको कटघरे में करते हैं। और दूसरी बात, आप राजनीतिक कारणों से यहाँ पर एकाएक, अभी एक बात की जाए, 10 सेकंड आप ये कह रहे हैं कि 10 सेकंड और मुझे ब्रेक के लिए जाना है। हर बार आप कोई आदमी आत्महत्या करने के लिए पोल पर चढ़ जाए और कहे सरकार नहीं बात करती तब तक हम नहीं उतरेंगे, तब तो हर जगह ऐसा ही होगा। धर्मेंद्र प्रधान नहीं होगा तो हम पोल पर चढ़ करके आत्महत्या करके कूद जाएंगे। तो ऐसे लेकर के तो रोज ही एक आदमी खड़ा हो जाएगा। सरकार किससे किससे बात करते नहीं, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे मकसद यही है, ये समझना कि भाई अगर कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ भी रहा है तो भी क्या
उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए या प्रयास होने चाहिए? वही दिल्ली तो पुलिस किया गया है, मरने वही के लिए। वही उसी तो बचाने के लिए ही मैं तो इसमें उनको ले ऐड गया। करता हूं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है, लेकिन उससे पहले राहुल जी आपकी टिप्पणी मैं इसलिए आ जाए दो चीजों पे ऐड कर देता हूं। क्योंकि कल से क्या बात पार्लियामेंट होनी सेशन चाहिए- भी शुरू हो रहा है। क्या बात होनी चाहिए थी सोनम वांगचुक से? क्या अन्ना हजारे को लेकर खुद प्रणब मुखर्जी, विलासराव देशमुख ने बात नहीं की थी? की थी ना, कमेटी बना के बात की थी। क्या सोनम वांगचुक का कोई मतलब स्ट्रक्चर्ड मांग नहीं है? उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग की। ये दोनों मांगे क्लियर है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एजुकेशन मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो एजुकेशन मिनिस्टर की जरूरत क्या है? उसको दे दीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय में, चला लेंगे ब्यूरोक्रेट्स। तो फिर देखिए, अगर यही बातें करनी, दूसरा कल कोई प्रदर्शन हो आंदोलन- पाएगा सर या नहीं हो पाएगा? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट जब सेशन में होगा तब ऐसे किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखिए, सरकार जो है वो इस तरह के किसी, अगर संसद मार्च की बात करें तो नेचुरली पार्लियामेंट सेशन है, सरकार अलाउ उससे नहीं रोकेगी। करेगी, नहीं नेचुरली अलाउ नहीं करेगी इस तरह की चीजों को। ठीक है। जहां तक इस प्रदर्शन का सवाल है, मुझे लगता है सोनम वांगचुक ये मन बना चुके हैं कि वो इसको आगे लेके जाएंगे। अब मैं बस एक छोटी सी अपडेट देते हुए ब्रेक पर जा रही हूं कि आज की तारीख में स्थिति यह है कि प्रदर्शनकारी ज़्यादा वहां पर मौजूद नहीं है और लगातार स्टेट से जो है वो आह्वान किया जा रहा है कि भीड़ बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़े रखें, यानी कि इस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। अब ये कितनी देर टिकता है और कितने दिन टिकता है, सवाल इस बात का है। और कहानी कुर्सी में संसद के मॉनसून सत्र से लेकर कांग्रेस के विरोध वाली लिस्ट की तैयारी एक एक करके हम आपके सामने रख भी रहे हैं। अब चढ़ावा चोरी मामले में आखिरकार राहुल गांधी अखाड़े में आए हैं, बहुत देर से आए हैं लेकिन आए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप, जांच, कार्रवाई, बयानबाजी के बीच राहुल गांधी ने पहली बार इंटरफेयर किया और थोड़ी देर पहले इस मसले पर सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक जॉइंट लेटर लिखा। इस चिट्ठी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हुए चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी हुई गड़बड़ी की एक स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने डिमांड की है कि सरकार इस पर बयान जारी करे, चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक करे, दोषियों को कानून के कटघरे में लेकर आए। लेटर में यह क्लियर है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रभावशाली पद पर क्यों ना हो। राहुल गांधी ने लिखा है कि अब सरकार की विश्वसनीयता उनकी कार्रवाई पर निर्भर करती है कि क्या एक्शन होगा। आज सर्वदलीय मीटिंग में शामिल कांग्रेस नेताओं ने भी क्लियर कर दिया है कि मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने का पहला ट्रैक चढ़ावा चोरी का होगा। सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई। तो अगर लूट हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार है। ये छोटे छोटे प्यादे, इनको जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई जिम्मेदार है तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार। हम भगवान राम के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की व्यापारी है। मैं अपने को करेक्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की लुटेरी है, जो लूटती है उनकी श्रद्धा। चढ़ावा चोरी का मामला कब खुला था? जून के महीने में पहले हफ्ते में खुला था, 2 जून को। हाँ, और अब हम हैं जुलाई के महीने में, और वो भी अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है 21 तारीख। ये अब आपके सामने है। 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद आखिरकार राहुल गांधी 45 ने दिन बाद इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है, पत्र लिखा है। आप लोग राहुल गांधी को रोज कहानी कुर्सी में रोज पूछते थे कि कहाँ है, पूरा देश जानना सर, चाहता। 45 दिन लग गए। तो 45 दिन विदेश में वो मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, फैमिली के साथ, क्या अब वो जो है वो बेचारे आराम फरमा रहे होंगे। तो अब उसके बाद विदेश से लौट करके आए हैं, तब देश की सूझी है।
उनको हमेशा देश थोड़े याद रहता है। जब वो लौट करके आते हैं वो बहुत ये हैं, वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब जब देश में होते हैं तब देश के बारे में सोचते हैं, जब विदेश में होते हैं तो विदेश के बारे में सोचते हैं। वहाँ के अब उसमें 1000 करोड़ रुपए का जिक्र का है। किसने बताया? राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को 1000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। लेकिन ऐसे ही जब नहीं, समाजवादी राहुल- पार्टी वगैरह और- सब या आम आदमी नहीं- पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे तब उनके के खिलाफ मुकदमा गया। नहीं, कहा कि भाई आप राहुल आइए, गांधी जवाब मल्लिकार्जुन ने दीजिए चिट्ठी कितना लिखी है पैसा, कहाँ उसमें है कह रहे पैसा, इसमें क्या जांच तथ्य होना आपके चाहिए। पास? जांच होने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अभी फाइनल रिपोर्ट सबमिट मुझे लगता है आज या कल में ट्रस्ट को सबमिट हो जाएगी। उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने लिखा कि कार्रवाई होना चाहिए। 6 लोग उसके अंदर गिरफ्तार हो गए। ट्रस्ट ने पूरी जांच की है। ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट कर रही है और आप कह रहे हो 1000 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हो। 1000 करोड़ की जानकारी आपको किसने दे दी कि वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई है? आप प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हो कि आप जांच करवाइए। भाई जांच तो चल रही है ना। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी मतलब नीम बेहोशी की हालत में थे। 1.5 महीने से उनको खबर नहीं थी कि क्या हालत हो रही है। तत्काल योगी आदित्यनाथ ने इसमें एसआईटी बताई। योगी आदित्यनाथ दोष का जवाब बात कर रहे हैं। तमाम एसआईटी के जवाब आ गए। ट्रस्ट के इसके मामले में जवाब आ गए। चंपत राय का उसमें इस्तीफा हो गया है। नए ट्रस्ट का गठन हो गया है। नए ट्रस्ट में महासचिव का गठन हो गया है। सीईओ के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तमाम गतिविधियां तेजी से चल रही है। और राहुल गांधी आज नींद से जागते हैं क्योंकि कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। राहुल गांधी से कहा होगा कि आपका इस संबंध में एक भी ट्वीट नहीं है, तो उन्होंने कहा होगा मल्लिकार्जुन जी आप खड़गे साहब से कि आप चिट्ठी लिख दो, मेरे साइन पे नीचे ले लेना। तो राहुल गांधी की यह राजनीति और ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में क्या प्रश्न उठाएगा? क्या राम मंदिर के ऊपर बोलेगा? लेकिन ये सर देश को प्रश्न दिख तो रहा है। उठाएंगे और प्रश्न जमकर उठेगा। ये बात इसी लेटर से तय हो जाती है हर्षवर्धन जी कि ये तो मुद्दा सबसे पहला मुद्दा होने जा रहा है विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का कम से कम। नहीं, ठीक है, विपक्ष को तो मुद्दा जो भी है उसको उठाना चाहिए और वो घटना तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी। लेकिन ये तो सच है ना कि उस पर इस देश की जनता का जो भी आक्रोश था वो आया। न्यास को कार्रवाई करनी पड़ी। न्यास के महासचिव को 2 सदस्यों को, एक को इस्तीफा देना पड़ा, एक से इस्तीफा ले लिया गया। सरकार एक्शन में है, योगी सरकार भी एक्शन में है, मोदी सरकार भी एक्शन में है। जो नया न्यास बनने की प्रक्रिया है उसका एक तरह से कहें कि अभी पूरी तरह से भले नहीं हो लेकिन इस उसका एक बुधवार रास्ता को ही खुल गया मीटिंग है। हाँ। और ये जो सीईओ की एप्लीकेशन है, हालांकि मेरा उस पर थोड़ा सा अलग मत है। ये सीईओ वाली प्रक्रिया से कुछ लाभ नहीं होता है। मैं सीईओ के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वो भी एक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है, तो सीईओ का भी आ गया है। और जो सबसे बड़ी बात, देश की जनता को यह स्पष्ट लगता है कि ये एक चोरी है कुछ लोगों ने की जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसको संगठित स्वरूप कह के कि हिंदू चोरी कर रहा है, ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वही वाली कोशिश है जो नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं भी कहता हूं हत्यारा है, लेकिन जैसे ही ये एजेंडा चलाने की कोशिश होती है कि वो हिंदू आतंकवादी, मैं उनके खिलाफ खड़ा मिलूंगा, ऐसे ही ये जो कोशिश की जा रही है ना, और ये तो अब जाहिर हो चुका है कि समय समय पर यह कोशिश की जाती है कि हिंदू को गलत तरीके से दिखाया जाए। अरे भाई, जिन लोगों ने चोरी की उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, और कौन से ऐसे धर्म स्थल में या ऐसे स्थान पर चोरी नहीं होती है और जहां लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये चूंकि राम मंदिर है इसलिए विवाद ज्यादा है। तो ये हालांकि राहुल जी, ये देखा जाए कि मांग जो ये कह रहे हैं कि भाई स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अभी जो जांच हो रही है जिसमें एसआईटी और पुलिस भी दोनों जांच कर रही है, तो इसके बाद फिर एक स्वतंत्र जांच की ये मांग सरकार तो क्या सुनेगी, नहीं सुनेगी। लेकिन जब ये खुद ये मांग उठाने में इतनी देरी कर रहे हैं तो जनता इनकी बात कितनी सुनेगी? जेट लैग में लगता है, क्योंकि ना हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी आपने। जेट लैग। और दूसरा ये भी है कि पता नहीं प्रभु राम उनका जो ये विरोध है इसको रजिस्टर भी कर पाए होंगे कि नहीं। बहुत सारा विरोध तो ऑलरेडी हो चुका है इस मामले में। जैसा कि बात है, गंभीर मुद्दा है, जांच होनी चाहिए और इस तरह की जांच होनी चाहिए कि लोग जो अनुयायी हैं प्रभु राम के, उनकी सेटिस्फेक्शन के तौर पे ये जांच होनी चाहिए। और दूसरा ये भी बात है कि जहाँ तक न्यास की बात है उसको भी इसी तरह से गठित किया जाना चाहिए, चाहे जिस तरह से भी हो, कि जो लोग जो प्रभु राम में आस्था रखते हैं उनको लगे कि अब जो ये न्यास है इसमें इस तरह की ये राहुल गांधी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ सर, ये राहुल गांधी अब जाकर बोल रहे हैं, इससे जनता इन्हें सुनेगी या नहीं सुनेगी? प्रभु राम ने ही रजिस्टर नहीं किया होगा इनका विरोध, तो जनता तो। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं मुझे वो लगता है कि न्यास गठन से पता नहीं, सब बड़े होशियार ही लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन न्यास के अंदर संतों का ही होना चाहिए दखल। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हमेशा एक न्यास के अंदर बनाए जाने की संभावना रहती है
और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनेंस से लेकर के उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के सारी चीज़ें करेंगे। देखिए, अध्यक्ष उसके जो कोषाध्यक्ष हैं महंत गोविंद गिरी जी, अब वो पुणे में रहते हैं, वो रोज़ देखभाल नहीं कर सकते हैं। परमानंद जी जो हैं वो उनकी बहुत उम्र हो चुकी है। वैसे ही जो है वो नृत्य गोपाल दास महाराज तो नृत्य गोपाल जी वैसे ही हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना, मार्गदर्शक मंडल में ट्रस्ट के अंदर ये सब होने चाहिए, ये सब रहें, अच्छा है। लेकिन काम कराने के लिए एक सीईओ होना चाहिए। काम करने के लिए एक सीईओ हो ना हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना चाहिए जो इन पर जिनको एक्सपर्टाइज हो और जो जिनकी इंटीग्रिटी बहुत पक्की हो, और जिसे हम कहते हैं ना, एक हमेशा चेक एंड बैलेंस की स्थिति रहे ताकि कोई इसमें घपला न करे। बाकी तो हम जानते ही हैं कि ऐसे बहुत सारे बद्रीनाथ धाम का हमको निकल करके आया, वैष्णो देवी का निकल करके आया, मंदिरों की ही क्या कि वक्फ का भी बात निकल कर आए कि भाई वक्फ बोर्ड का भी जांच करवा लें, बहुत निकल कर आएगा उसमें। नहीं, वक्फ बोर्ड में तो घपला ही घपला है। मजेदार बात है कि ये सही आपने अच्छा जिक्र किया, चिट्ठी नहीं आएगी उसके लिए कभी। राम मंदिर पर इन सबों की आंखें फट रही हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के घपले पर जब सरकार कोई बिल लेकर के आती है तब इनकी सारी छाती पीटने के लिए रुदाली करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखने जाते हैं, तब वहां पर उनको लगता है कि नहीं, ये मुसलमानों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। तो इनके दोहरा चरित्र भी निकल करके आ ही रहे हैं। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी आपको सुना देते हैं। भाजपा की सरकार ने जो ट्रस्टीज को उस ट्रस्ट बोर्ड पे लाया था, उन्होंने राम मंदिर की चोरी की है। ये तो पूरे देश देख रहे हैं और सारे हिंदू ये देख रहे हैं कि भाजपा ने कैसे, और भाजपा के जो ट्रस्टी है उन्होंने कैसे राम मंदिर को लूटा है। उसके खिलाफ सारे हिंदू रास्ते पे आए, सारे राम भक्त रास्ते पे आए। तो ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, और इस वक्त उद्धव ठाकरे भी जो कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राम रक्षा स्रोत का पाठ होने जा रहा है। तो कांग्रेस मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है राम मंदिर के नाम पर। तो अब इंडिया अलायंस के दूसरे दल भी चढ़ावा चोरी के ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई पर उनकी सेना ने नागपुर में राम रक्षा आंदोलन के तहत मोर्चाबंदी की। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को निशाने पर लिया। सवाल किया कि आप राम भक्तों की तरफ हैं या चढ़ावा चोरों की तरफ है। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में ऐलान किया कि राम रक्षा आंदोलन देशव्यापी होगा। महाराष्ट्र के अलावा अयोध्या, काशी समेत पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। अब समीर जी, राम रक्षा आंदोलन होगा और उद्धव ठाकरे इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे की तो राजनीतिक मजबूरी है राम का नाम लेना। अब उद्धव ठाकरे के पास जब उन्होंने देखा कि जब उनके पास सरकार थी, सत्ता थी उनके पास, तो तब उन्होंने राम तो समझौता किया और रहीम वालों के साथ चले गए, जिनको वोट मुसलमानों के चाहिए थे, उस वोट के लिए वहाँ चले गए। लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। जब उनको लगा कि विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गए, पार्टी के सांसद चले गए। जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, राम भक्तों के लिए जानी जाती थी, शिवाजी के भक्तों के लिए जानी जाती थी, जो मातोश्री हमेशा भगवा के रंग में रंगी रहती थी, वहाँ उद्धव ठाकरे ने पूरा उसको जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुत्व को दूर कर उन्होंने जिस तरीके से अपने विचारधारा को दूर करके तमाम मुस्लिम संगठनों के लिए अपने मातोश्री को खोल दिया था, उसका परिणाम उन्होंने भुगता। और उनको लग रहा है कोर्स करेक्शन कर रहे हैं अब उनको ये लग रहा है भले वोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोर्स करेक्शन तो कर रहे हैं ना। बहुत देर हो चुकी है, आते आते बहुत देर कर दी। अब सुबह का बुला शाम को आया तो उसे बुला नहीं कहते, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास हिंदू वोटर आने वाला नहीं है। वो पूरा हिंदू का जो वोटर है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास, और बाकी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है। उद्धव ठाकरे अगर ये सोचते हैं कि वो एकनाथ शिंदे से वापस मेरे पास आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से मेरे पास वापस आ जाएगा, तो ये उद्धव ठाकरे की भूल है। उद्धव ठाकरे के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही रहे तो ठीक है, ना इधर के रहेंगे ना उधर का रहेंगे। वो भले ही राम रक्षा का स्तोत्र कर ले, वो भले शिवाजी महाराज की जय जयकार करके महाराष्ट्र में घूम ले, वो तमाम तरह के हिंदूवादी संगठनों के साथ ले ले। अब उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई है। हिंदू का जो वोटर है उसका मोहभंग उद्धव ठाकरे से हो चुका है, और उद्धव ठाकरे को समझ में आएगा, और शायद वो इसलिए हारी हुई एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि शायद इस बहाने से बचा हुआ जो वोटर है शायद मेरे पास लौट कर आ जाए, लेकिन मुझे लगता है बहुत देर कर कल वाली बात भी दोहरा दीजिए ना थोड़ा सा। कौन सी?
कि राम रक्षा स्तोत्र जो है अपनी सुरक्षा के लिए वो कर लें, अपने राजनीतिक सुरक्षा के लिए कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। वो भगवान राम वो राजनीतिक सुरक्षा होने की भी स्थिति है या नहीं राकेश जी? नहीं, मुझे अब नहीं लगता है। विधायक इंटैक्ट रह पाएंगे? जो इन्होंने कहा वो बात बहुत सही है। बाला साहब की कहा जाता है ना कि कोई बेटा जो होता है अपने बाप के जो पूंजी है उसको आगे लेकर के जाता है। धीरूभाई अंबानी ने किया, मुकेश अंबानी ने उसे बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, उस पर खड़ा कर दिया। और कोई बेटा ऐसा है जो बाप कमा करके जाता है उसको भी डुबा डालता है। तो उसको कहते हैं कि उसको पता नहीं क्या शब्द दिया जाए उसको, लेकिन उद्धव ठाकरे की स्थिति यही थी। जो भी पॉलिटिकल कैपिटल या जो भी विरासत में उनको मिला था उसको जो है वो उद्धव ठाकरे ने और उनके बेटे दोनों ने मिलकर के डुबो दिया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे में वो राजनीतिक सूझबूझ भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। चूंकि पिता थे तो पिता भी तो जो है वो भी जो है वो धृतराष्ट्र की तरह हुए, जो जहाँ पर वारिस देनी चाहिए थी वहाँ पर न दे करके उत्तराधिकार दे करके अपने भतीजे को न दे करके, उस समय यदि राज ठाकरे को दे दिया होता तो शायद आज तस्वीरें कुछ अलग होती। लेकिन नाकारा और निकम्मा निकले। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। नाकारा मैं शब्द नहीं खोज पा रहा था, आपने अच्छा बताया कि वो नाकारा और निकम्मा निकले। और जिसको कहते हैं ना आंखों की पट्टी पर जब आप बांध लेंगे ना, दुर्योधन पैदा करते हैं आप धृतराष्ट्र जब हो जाते हैं तो आप दुर्योधन ही पैदा करते हैं। महाभारत से यही सीख मिलती है। और ये सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, सबों ने अपना अपना दुर्योधन पैदा कर लिया है। चाहे वो स्टालिन से लेकर के हो तो वो भी सनातन को गाली गलौज। देखते हैं सर, अभी इनका ये राम रक्षा स्रोत जो है वो इनके वोट का सोर्स बनता है या नहीं बनता है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में कांग्रेस कलह में डूबी हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल फुल मिशन मोड में है। पंजाब में जीत दोहराने के टारगेट को लेकर उतरे अरविंद केजरीवाल ने मॉनसून सत्र से अलग अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। केजरीवाल पंजाब में शिव साधना करा रहे हैं। पठानकोट के आयोजन में खुद वो शामिल भी हुए। सीएम भगवंत मान भी थे। भगवंत मान बेअदबी को लेकर घिरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादातर सिख वोटर उनसे नाराज हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने खुद कमान संभाल ली है और उनके निशाने पर हैं इस वक्त हिंदू वोटर। पहले पंजाब के हर शहर में रामलीला का मंचन कराने का ऐलान किया गया। अब शिव साधना के जरिए केजरीवाल हिंदू वोट को एक मुश्त बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी फिलहाल पंजाब में बैकफुट पर हैं। चन्नी और वडिंग के बीच घमासान के बाद से अब तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला है। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब का दौरा करके लौटे हैं। इस पर अब चर्चा हो जानी चाहिए। हर्षवर्धन जी, ये जो हिंदू वोटों को एकजुट करने की कवायद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये एक पूरी रणनीति के साथ कर रहे हैं और भगवंत मान अब पीछे हैं, फ्रंट पर अरविंद केजरीवाल है। देखिए, पहली बात तो ये कि हिंदू वोटों को इस तरह की प्रतीकात्मक चीज़ों से एकजुट नहीं किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि कोई सुंदरकांड करने लगे, कोई कहने लगे कि नहीं अब हम तो राम राम जपेंगे, तो इसको लेकर हिंदू कोई न बहुत उत्साहित होता है, न कोई उसके पक्ष या विपक्ष में जाता है। हिंदू इस देश में कैसे काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है नहीं हो रहा, और उसके साथ अपनी आस्था पर कोई चोट तो नहीं पहुंच रही, इसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कह रहे उनके नेता देखिए वो हिंदू हिंदू करके और यहां पहुंच गए। वो 4 राज्य की सरकार चली गई, दोबारा वो सत्ता में नहीं आए थे लंबे समय तक, लेकिन फिर भी वो वही करते रहे। हिंदू को लगे तो सही, वरना किसी की नानी के राम कभी नहीं रहेंगे। कोई कभी विश्वविद्यालय से लेकर शौचालय तक वहां चाहेगा और अचानक कहेगा नहीं हम ही श्रवण कुमार हैं, सबको तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो पब्लिक ऐसे रिलेट नहीं करती। हिंदू थोड़ा दूसरी तरह सोचता है। तो हिंदू के सोचने का पैटर्न नेताओं को जरा समझना चाहिए। दूसरा, पंजाब में अगर वो ये कर रहे हैं तो क्या इनको ये लग रहा है कि सिख वोट पूरी तरह से अब इनसे गायब हो चुके हैं? इसका मतलब बिटवीन द लाइन जरा पढ़ना चाहिए कि इस खबर के पीछे की खबर क्या है। या फिर ये मान के चल रहे हैं कि सिख वोट तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा, अब हिंदू वोटों को कंसोलिडेट नहीं, ऐसा तो मतलब ऐसा मान लेना ये तो फिर गजब ही होगा। लेकिन अगर ऐसा मान लेना है तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस लेवल पर जाकर पंजाब में
वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहा, ये कोई लाभकारी होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये और रिएक्ट करेगा, ये किसी भी स्थिति में लाभकारी ये रिएक्ट करेगा, बिल्कुल कम से कम react आम आदमी पार्टी के लिए रिएक्ट करेगा। दो राहुल जी, इम्पोर्टेंट घटनाएं हमें देखनी चाहिए इसमें। एक तो ये कि बीजेपी ने जो पंजाब है उसमें क्या किया। पंजाब में बीजेपी ने अपना एक हिंदू स्टेट प्रेसिडेंट को हटाकर जाट सिख प्रेसिडेंट उसको लेके आए हैं, यानी केवल सिंह ढिल्लों को लेके आए हैं, ठीक है। तो बीजेपी ने जो सिख है उसको अपनी ओर मिलाने की कोशिश की है। दूसरी डेवलपमेंट क्या हो रही है, सतलुज फिल्म को लेकर अकाली दल जो है वो वहां आक्रामक है, वो गांव-गांव जाकर वो फिल्म दिखा रहा है, उसके जरिए सिखों को सेंटिमेंटली अपनी ओर ज्यादा मोड़ने की, पहले भी उनकी वो है लेकिन ज्यादा मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की एक कोशिश है कि जो हिंदू वोट है, जो कि शहरों में एक मेजर वोट है पंजाब में, 50% आप मान लीजिए शहरों में हिंदू है, तो वो वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करे। कोशिश है, सफल होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन जहां पर उनको ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और अकाली दल जो है वो सिख वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल हिंदू वोटों को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर को लेकर योगी को घेर रही है, तो योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष से दो दो हाथ करने के मूड में है। कल योगी संभल में थे, जहां उन्होंने विपक्ष को सीधा मैसेज दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में किसी तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी ने कहा, संभल में 2017 से पहले एक तुर्क आकर लोगों को अपमानित करता था, बाबर का वंशज बताकर भारतीयों को अपमानित करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ना किसी की दबंगई चलेगी और ना तुर्क की तुर्कई। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। तो अब जो बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और देसी मुसलमान की जो बात थी, ये मैंने पहली बार उनके मुंह से सुनी। तुर्क की तुर्कई तो नहीं चलेगी, लेकिन हर्षवर्धन जी उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो देसी मुसलमान हैं उन्हें भी आंख दिखाने का काम करते थे। नहीं, एक तो पहले देसी मुसलमान जैसा कोई मतलब ये अवधारणा ही नहीं है। देश का लगभग 99% मुसलमान हिंदू है, वो बदल कर मुसलमान हो गया है, क्योंकि जिनके जो आए रहे होंगे, जो भी मुगल कह लें, तुर्क कह लें, लोध, जो भी मतलब जिनको भी कह लें उस वक्त जो आए, उनमें से कोई ऐसा नहीं था, वो बचे नहीं, वो बहुत नाम मात्र के होंगे। तो मुसलमान तो सब हिंदू ही है। सवाल यह है कि अपनी आइडेंटिटी कौन तुर्कों से जोड़ता है, कौन मुगलों से जोड़ता है, कौन आक्रांताओं से जोड़ता है, और कौन कहता है कि नहीं भारत हमारी भूमि है। बस इतना फर्क है। योगी आदित्यनाथ उसको और अच्छे से, जिसको कहते हैं कि बोल्ड लेटर्स में वो लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पक्ष को एक तरफ रखें, उसका दूसरा एक पक्ष है। संभल में 70 के दशक में जो दंगा हुआ, तो सारे हिंदू तो निकल कर चले आए। इतने बड़े बड़े कारोबारी थे, इतने बड़े बड़े लोग वहां व्यापार करते थे, सब छोड़कर चले आए, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। और एक तरह से कहें कि संभल कश्मीर बड़ा मॉडल था, संभल उसका छोटा वाला हिस्सा था। ठीक वैसे ही हुआ, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, जमीन चली गई, दुकान चली गई, उनका जो दालान था चला गया, किसी का कारोबार था गद्दी संभाल ली, ये सब हुआ। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदला। और जो वहां के सांसद महोदय हैं, शफीकुर रहमान बर्क का जो परिवार, जो दंगे के समय शफीकुर रहमान बर्क विधायक हुआ करते थे, फिर तो सांसद हो गए, अब तो खैर उनके पोते जियाउर रहमान बर्क हैं। ये क्या करते रहे, पक्का वाला ट्रांसफार्मर चल रहा था, बिजली विभाग कच्चा वाला था, पक्का वाला इनका वाला था, क्योंकि बिजली विभाग से तो पैसा देकर कनेक्शन लेना था, वहां से 200 रुपया 300 रुपया बिजली मिल जाती थी। इनके इलाके में सब होता रहा और ये उस सब को रोक नहीं पाए। इनके अपने घर में एक खबर आई कि बिजली का कनेक्शन गड़बड़ चल रहा था,
लोगों ने जगह जगह कब्जा कर रखा था। वहां नीचे कुआं मिला बहुत पुराना, उसको खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं बहुत पुराने। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ एक लाइन की बात कह रहे हैं कि जो आक्रांताओं ने संभल की पहचान मिटाने की कोशिश की, उसको हम फिर से, उसको आप पुनरुद्धार कह लीजिए, पुनर्जीवन कह लीजिए, अपनी संस्कृति को पहचानना कह लीजिए, और जाहिर है कि उसमें जो मुसलमान है वो भी उसमें शामिल हो। फिर मैं कह रहा हूं, देसी और विदेशी मुसलमान नहीं है, मुसलमान इस देश का 99% वो हिंदू ही है। अच्छा, योगी कल संभल में थे तो वैसे कल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गढ़ में ताल ठोकने के लिए पहुंचे। ओवैसी ने सहारनपुर में बड़ी रैली कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश को फिर गठबंधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन साफ साफ कहा कि अगर सेक्युलर पार्टियां ये सोचती हैं कि ओवैसी के पास केवल एक वोट है तो ये उनकी गलतफहमी है। ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर योगी पर अटैक किया और कहा कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम तालीम हासिल करे, इसलिए यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करना चाहते हैं। ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे उत्साहित ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व और अपना झंडा तैयार करना होगा। बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। तार से भी खेलने तैयार रहेगा, और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हो, मजलिस के साथ है? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? अब असदुद्दीन ओवैसी पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। भीड़ जुटी थी, इसमें भी कोई शक नहीं। ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि रागी जी वो अखिलेश यादव को भी ऑफर दे रहे हैं, बिहार की बात याद दिला रहे हैं, और फिर क्या मायावती से भी उनकी कोई बात चल रही है? देखिए, अखिलेश उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं समझौता करेंगे कि ओवैसी यदि अखिलेश से साथ समझौता करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलराइज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब फिर एकदम एक तरफा हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होगा। वैसे भी ये हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होने जा रहा है, जो मेरे 80-20 वाला, हाँ 80-20 का ही चुनाव होगा। देखिए, मैं फिर बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के हिंदू यदि सुन रहे होंगे तो ये बात भी समझ रहे होंगे कि बंगाल की दुर्दशा से बचाने के लिए हिंदुओं ने वहाँ एकजुटता का परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी को बिठाया, क्योंकि पता था कि बंगाल के अंदर उनका अस्तित्व, उनके जो प्रतीक, उनके जो पहचान और सब चीज़ खत्म होने की स्थिति पर थे ममता बनर्जी के राज में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान वहाँ इतना डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। एक समय यही स्थिति जो थी वो आसाम को लेकर थी। उत्तर प्रदेश का हिंदू भी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो हम सुन रहे हैं उससे तो साफ यही लग रहा है कि वो खुल करके इस स्पीच पर काम कर रहे हैं ताकि हिंदू गोल बंद हो जाए और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। अखिलेश इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ओवैसी के साथ समझौता नहीं करते हैं।
यदि ओवैसी बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि बीएसपी को थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जाटव वोट, क्योंकि जाटव के अतिरिक्त अब जो एससी कैटेगरी का जो वोट है वो अब मायावती के साथ नहीं रह गया है। पहले की तरह मायावती का कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो एक दो सीटों पर हो सकता है, लेकिन तब वो नुकसान अखिलेश को बहुत ज्यादा पहुंचाएंगे। यदि ओवैसी अपने भी लड़ेंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अच्छा किया, इसके बाद बिहार में उन्होंने अच्छा किया, पश्चिम बंगाल में तो वो अच्छा नहीं किए, लेकिन एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में 52 ऐसी सीटें थीं जहां पर वो कांग्रेस पार्टी से पिछली दफा आगे थे। सर, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त 3 घंटे तक चली हुई ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो गई और अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बयान दे रहे हैं, वो सुना देते हैं दर्शकों को। इस पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है, कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है। ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आज़ादी है। हमने सुना है, हम सिर्फ इतना ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को आग्रह करता हूं कि उनके पॉइंट को हमने नोट किया है और इस संसद सत्र में जो बिल्स सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी राजनीतिक दल अगर विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं, तो राजनीतिक नुकसान होता है। ये सब ने देखा है, ये एक पार्टी का सवाल नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अगर चर्चा से दूर रह करके हंगामा करता है, उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है, ये प्रूव हो चुका है। इसलिए सब पार्टिसिपेट करें, चर्चा में सब भाग लें। चर्चा में भाग लेंगे तो वॉकआउट कर देंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, राज्यसभा में कल बिल पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे, वंदे मातरम बिल, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। तो 3 घंटे तक चली हुई ऑल पार्टी मीटिंग खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। हम विपक्ष से चाहते हैं कि वो भी चर्चा में अपना साथ दें। और रही बात जो आज सांकेतिक बहिष्कार हुआ है और जिन मसलों को लेकर यह बहिष्कार हुआ है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। अब यहां से मसला खत्म हो रहा है हर्षवर्धन जी, या नया किक स्टार्ट है? नहीं, देखिए, ये मसला खत्म हो रहा है ये सोचना मतलब ठीक हम उसी तरह से करेंगे जैसे शुतुरमुर्ग करता है, तो ये हमारा शुतुरमुर्गी व्यवहार होगा अगर हम ये मान लें। किरण रिजिजू जी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का प्रतीकात्मक से ही वॉकआउट हुआ और जिस तरह से जो सरकार की रणनीति दिख रही है, वंदे मातरम बिल ले आएंगे, बड़ा क्लियर कट दोनों ने अपना अपना खूंटा गाड़ लिया है। विपक्ष कहेगा उन मुद्दों पर बात करिए जिसमें राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की बात करेगा, नीट की बात करेगा, ऐसे ढेर सारी बातें करेगा जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल होंगे। सत्ता पक्ष क्या कहेगा? वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे हो गए, जैसे जनगण मन वैसे ही वंदे मातरम को उसकी बराबरी का दर्जा। तो एक तरह से दोनों तरफ से अपनी अपनी लकीरें खींच ली गई हैं। दूसरा,
जो अमित शाह ने बिल गिरने से लेकर इस सत्र की शुरुआत तक किया है उसका भी असर दिखेगा। जो एनसीपीआई पैदा हो गई, जो शिवसेना अचानक 13 सांसदों वाली पार्टी हो गई। अच्छा, शिवसेना तो शिंदे जी की है, वो शिवसेना शिंदे नहीं, शिवसेना ही है। शिवसेना उबाठा की गड़बड़ हो गई है, वो बड़ा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरी तैयारी है और दोनों तरफ से इतने जबरदस्त खूंटे हैं ना कि वो नजदीक नहीं आ सकते। मध्यम मार्ग की गुंजाइश, मध्यम मार्ग की स्थिति मुझे रंच मात्र नजर आती है। ये सत्र अगर ठीक से चल पाए तो मतलब फिर ईश्वर की बड़ी कृपा होगी, बस इतना ही मुझे लगता है। कतई कोई सहयोग की या समन्वय की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों समन्वय चाहते भी नहीं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही चले। देखिए इंपॉर्टेंट बिल हैं इस बार। देखिए मॉनसून सत्र बिना बारिश के धुल जाएगा, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से तो एजेंडा है ही। इनकम टैक्स को लेकर एक बिल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को लेकर एक बिल है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर बिल है, तो उस वहाँ पे उनके इम्पोर्टेंट एमएसएमई को लेकर बिल है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा बिल तो आप डिलिमिटेशन का है, वो क्या ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे और क्या विपक्ष उसमें। चर्चा मैंने वही कहा जब तक नंबर गेम को लेकर सरकार एश्योर्ड नहीं होगी वो परिसीमन का बिल लेकर नहीं आएगी, लेकिन वंदे मातरम बिल आएगा राज्यसभा। देखिए वो तो कह चुके हैं और इसमें किसी का विरोध मेरे को खास होगा नहीं, तो चाहिए इसमें कोई खास विरोध भी नहीं है कि वंदे मातरम को भाई जिस तरह से आप जो है नेशनल एंथम के लिए जो कानून है कि उसके सम्मान जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही वंदे मातरम का जो है सम्मान होना चाहिए, इसको लेकर ये बिल है। तो मेरे ख्याल से कोई खास विरोध इसका है नहीं, लेकिन जो मुद्दे हैं जो हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे वो तो है ही। वैसे इसका विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं होगा। मुझे लगता है कि वंदे मातरम बिल पर जो है ओवैसी का विरोध होगा और कुछ और पार्टियां उनके समर्थन में आकर के खड़ी हो सकती हैं। जी आइए बात करते हैं रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की। एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाते बनाते कैसे आजम खान की सियासत गर्त में पहुंच गई, अर्श से फर्श पर आ गए। अब आप देखिए उसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के आदेश को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम नेता इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के कारण आजम खान को परेशान किया जा रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है। अब मौलाना अरशद मदनी ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कानून का पालन नहीं हुआ तो सरकार इसे गिराने की बजाय इस पर जुर्माना लगाए। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देंगे, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हजारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है। अब इस मसले पर जमीयत क्यों बोल रहा है? सुमीर जी, अरशद मदनी क्यों बोल रहे हैं इस पर? अरशद मदनी नहीं बोलेंगे। जिसकी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम रखा है और आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को रखा है, तो मदनी तो बोलेंगे ना आजम खान के फेवर में। भाई दोनों का धर्म एक है तो बताएंगे। आजम खान कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, इसलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। मदनी साहब कह रहे हैं, अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि वो मुसलमान है इसलिए किसी यूनिवर्सिटी को बनाया, इसलिए उस यूनिवर्सिटी को गिराया जा रहा है। तो जिस तरीके से वो बनी है पूरी अवैध, जो पूरी तरीके से बनी है, 40 बिल्डिंगें बनी है, उसमें से 38 बिल्डिंगों की आपकी परमिशन नहीं है, सब कुछ अपना मनमाना करा। मतलब आप बताइए सत्ता का दुरुपयोग कैसा हो सकता है? ये अखिलेश यादव को दिखता नहीं है कि उनके रहते हैं आजम खान ने किस तरीके से मनमाना किया रामपुर के अंदर। पूरे रामपुर को, अपने पिता की बपौती को समझा, अपने घर की दुकान को समझा, अपने घर की जमीन को समझा और सारी संपत्तियों पर
पर सरकारी जमीनों पे आपने कब्जा कर लिया, कोई परमिशन नहीं लिया, आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उसका पैसा कहाँ से आया, कोई प्रशासन विरोध करता रहा, उस अधिकारी का ट्रांसफर आप करवा देते थे। यह बहुत बड़ा लूटतंत्र चला और मुझे लगता है सिर्फ आजम खान नहीं, अखिलेश यादव को भी सजा होना चाहिए कि उनकी सरकार क्या कर रही थी। अखिलेश यादव ने कभी इसके ऊपर बोला कि हाँ मेरे से इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती हुई है कि मेरे रहते मुख्यमंत्री रहते मेरे एक मंत्री ने इतने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। जुर्माना और कार्रवाई तो अखिलेश यादव पर भी होना चाहिए, वहां के अधिकारियों पर भी होना चाहिए जो उस समय कलेक्टर थे और जो वहां पर दूसरे अधिकारी बैठे हुए थे। ठीक है क्या वो बिल्डिंग बन गई, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी और भव्य इमारतें बनी हैं, इनको तोड़कर दूसरी बनाने से बेहतर ये है कि योगी सरकार इसको एक बेहतर या तो योगशाला बनाए, कोई एजुकेशन सेंटर खोले, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, कोई लाइब्रेरी बनाए, जनता के हित में जो हो सकता है, जिसके वहां जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल करे, इसका बेहतर इस्तेमाल करे समाज के हित में, वो ज्यादा मुझे ठीक लगता है बशर्ते तोड़ने से। ठीक है, एक और खबर मौलाना जर्जिस अंसारी के उस बयान की जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान कह दिया था और कहा कि वो 5 वक्त के नमाजी थे। इस पर इतना घमासान मचा। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदू देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। एसटी हसन ने भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम पैगंबर होने की बात कह दी। ये कहां से लेकर आते हैं इतना जिगरा, इतनी बेसर पैर की बात करने का। खैर, एसटी हसन ने मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान का कैसे समर्थन किया वो आप सुने। श्री कृष्ण जी हजारों साल पहले यहाँ पे इस दुनिया में थे और उन्होंने उस वक्त क्या किया क्या नहीं करा ये तो ऊपर वाले ही जानता है। ये ज़रूर है कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वो उन्हें भगवान ने या ईश्वर ने या अल्लाह ने उन्हें भेजा था इंसानियत को सबक सिखाने के लिए, इंसानियत सिखाने के लिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि वो भी कोई पैगंबर रहे हों। आप लोगों का भी तो यही मानना है कि वो भी मैसेंजर थे, दूत थे ईश्वर के। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अगर वो ईश्वर के दूत थे या अल्लाह के दूत थे, मैं ईश्वर और अल्लाह को अलग अलग तो समझता नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब, एसटी हसन ये जान रहे हैं समाजवादी पार्टी में अभी वो हैं, पिछली बार टिकट नहीं मिला था, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी से निकल गए हैं। अखिलेश यादव के चुनाव के समय में कब्र खोदने की कोशिश क्यों कर रहे हैं एसटी हसन? कब्र क्या खोद रहे हैं? अब ऐसे मूर्खों की बातों पर क्या कहा जा सकता है कि रुचि हो रहा है सदमे से बाहर नहीं निकले, मतलब इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? 1400 साल पहले जो धर्म, जो एक पंथ आया रेगिस्तान में, और एक धर्म जो है हम जिसे सनातन धर्म कहते हैं, हम भारत के यदि काल की गणना करें तो द्वापर जो है वो 12 लाख का माना जाता है। तो अब उनको कैसे बताया जाए, क्या बताया जाए कि अब वो कैसे, इन्होंने आकलन कर लिया कि 5 बार के वो नमाजी थे और योग और नमाज दोनों एक चीज़ हैं। कई ऐसे लोग हमारे यहाँ भी कहते हैं, मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते हैं। अब मोहम्मद साहब तो पैगंबर के दूत टिप्पणी ना थे, करें तो ही अच्छा है। हम उन पर टिप्पणी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पता है आप राम पर टिप्पणी कर सकते हैं, कृष्ण पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप रामायण जला सकते हैं, महाभारत जला सकते हैं। इस देश में सब स्वतंत्रता है, बस इस्लाम पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये बात तो स्वीकार है, क्योंकि हमने तो देखा है ना कि जजेस ने भी कहा कि भाई आपके कारण पूरा का पूरा देश जल रहा है। अब समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो रामायण जलाने की बात करते हैं तो देश नहीं जलता है। तो बात ठीक है, वो सही एसटी हसन की बात पर क्या टिप्पणी करना कि श्री कृष्ण नमाजी थे या नहीं नमाजी थे। अब मूर्खता के पूर्ण वो बातें कर रहे हैं तो उस पर टिप्पणी करने लायक कोई चीज़ ऐसी है नहीं। ऐसे लोगों को इग्नोर कर देने। मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये बड़ा उदार मना देश है, बड़ा उदार मना हिंदू है, इसलिए ऐसे लोग हैं।
कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन पहला काम इनको तुरंत करना चाहिए कि भगवान कृष्ण के मंदिर को, ईदगाह की जो मस्जिद है उसको ध्वस्त करके कृष्ण जी का एक और बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। शुरुआत वहां से करनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए कह रहे तो पहला काम यही करना चाहिए कि भगवान कृष्ण का घर, जिसको इन्होंने एक तरह से अवैध कब्जा कर रखा है, उसको पूरा खुल जाए। वो बगल में जो ईदगाह है जो साफ साफ दिखती है उसको ध्वस्त किया जाए और जो अवैध कब्जा है वो पूरी तरह से हटाया जाए और भगवान कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने, उसमें ये लोग भी शामिल हों। फिर तो ये लोग उनके मानने वाले ही हुए, फिर तो वही काम करें। और बाकी जहां तक रही ये इस तरह की बात, जो वो क्या नाम है मौलाना जर्जिस, एक तो नाम भी ऐसा है जर्जर टाइप, पता नहीं क्या सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों का तो क्या है, ये तो चर्चा में आने के लिए कुछ भी बोलते हैं। और ठीक है, हम हिंदू हैं इसलिए हम उदार हैं, हम किसी के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करते, लेकिन सीधी सी बात है कि इनको जब कुछ नहीं सूझता है तो ये इस तरह की चीजें करके भ्रम डालने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सचमुच ईमानदार होते, ये बेईमान नहीं होते, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जो ये नहीं मानता है वो काफिर है? ये एफटी फिर तो सारी बात वहीं खत्म हो जाती है ना। बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई महाजंग की होगी। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर भयानक हमला किया। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। उधर ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है। कुवैत से लेकर जॉर्डन तक मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। ईरान ने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने पहली बार अमेरिका को खुली धमकी दी है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। मुज्तबा ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बताया और एक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है, अब जंग आर पार की होगी। तो वही खबर यह भी है कि अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सेना तैनात है और वो किसी भी वक्त ईरान पर जमीनी हमला बोल सकती है। IRGC कमांडर अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब विनाशकारी होगा। अब ये आज से अगर 7 दिन 8 दिन पहले की स्थिति पर हम बात करते, तब हर्षवर्धन जी ऐसा लग रहा था कि जितनी भी खींचतान होगी आखिरकार बातचीत पर आएगी। लेकिन पिछले 7-8 दिन की तस्वीरें ये बता रही है, अमेरिकी सेना का बिल्डअप ये बता रहा है, ग्राउंड पर तैयारी चल रही है। ये तो एक नया चैप्टर खुल गया है जहां पर बातचीत बहुत पीछे रह गई है। नहीं, नया चैप्टर क्या खुल गया है, कुल मिला के जो एक शब्द है ना पुनर्मूषको भव, तो ये वही स्थिति हो गई है पुनर्मूषको भव वाली। और इसमें जो खतरनाक बात है कि दोनों लड़कर झगड़कर तबाही करके ईरान की बर्बादी हो गई, दुनिया के देशों को मुश्किल हो गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इतने सिविलियंस की जान चली गई और उसके बाद ये दोनों शांति से मुकरे। ये दोनों इसके अपराधी और दोषी हैं। लेकिन इस मामले में ईरान जिस तरह से वेपनाइजेशन कर रहा है, हथियार बना दिया है इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य का, उसके आधार पर मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा ईरान मानवता के खिलाफ खड़ा है। अपने देश में तो उसके शासक मानवता के खिलाफ थे ही। उनके अपने देश में कभी उनके हुक्मरानों ने, उनके शासन करने वालों ने, सत्ताधीशों ने उनकी जनता के लिए चिंता नहीं की। लेकिन अब वो दुनिया की मानवता के खिलाफ, अभी तक वो सिर्फ अपने यहां वो थ्रेट थी। और मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी दुनिया को इसमें एक साथ आकर प्रतिरोध करना पड़ेगा। और ये बड़ा विचित्र है कि ईरान को सबसे आसान दिखता है कि उसके अपने पड़ोसी इस्लामिक मुल्क, मुसलमान देश जो है, वहीं वो सबसे पहले हमला शुरू कर देता। अच्छा, मान लीजिए कि अमेरिका का कुछ जहाज चला जाए, उसके 1-2 नागरिक वो जान गंवा बैठेंगे, लेकिन असली नुकसान किसका हो रहा है? असली नुकसान तो दुनिया का हो रहा है या ईरान का हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई एक बार जितनी होनी है हो ही जाए, क्योंकि ये रोज रोज का तमाशा जिसको कहते हैं ना, बार बार का डर दिखा के दुनिया को, तो इस हथियार जो ये नया, ये जो एक छोटा सा इलाका है, इस छोटे से इलाके का पूरी तरह से दुनिया को पता चल जाए कि इसका कितना हथियार, ये किस तरह का हथियार है, न्यूक्लियर से ज्यादा खतरनाक है, कोई कैसा बम है, क्योंकि वेपनाइजेशन तो उसका हो ही गया है ना। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि ये युद्ध जो है वो जब तक अमेरिका डिसाइसिव विक्ट्री नहीं अमेरिका को होता है, और मेरे मुंह से ब्रह्मास्त्र शब्द निकला था, उसका ईरानी एम्बेसी ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। मेरा मानना कोई न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से लेकर के नहीं था। लेकिन एक बात बहुत तय है कि जिस प्रकार से ओमान से निकलने वाले, ओमान की तरफ से भी जो निकलने वाले गलियारे से जो
जहाज निकल रहे हैं उसको भी ईरान टारगेट कर रहा है। यानी वो 32 किलोमीटर का जो पैच है, जो समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान एकाधिकार चाहता है। अभी बात थी कि भाई ठीक है, तुम्हारे वाले किनारे की तरफ से जो है वो जहाज नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है ओमान की तरफ से निकालना, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ी हो जाती है तो जहाज को उसमें अटकने की संभावना होती है। लेकिन ईरान की शर्त क्या है? ईरान की शर्त है कि नहीं, जो हमारा तय किया हुआ रास्ता है उसी से निकल जाओगे। अब ये इसको दादागिरी नहीं कहें तो अब क्या कहें? कल भारत जो है वो मलक्का स्ट्रेट की तरफ यही काम करना शुरू करे तो क्या होगा? चीन के साथ युद्ध होगा या बाकी अन्य लोगों के साथ युद्ध होगा? ये बात काम तो भारत भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर सकता है, लेकिन युद्ध इनवाइट करेंगे। और मलक्का स्ट्रेट से तो 80% ट्रेड दुनिया का होकर के गुजरता है। आप सिर्फ अमेरिका से झगड़ा है आपका, लेकिन आप बदला किससे ले रहे हैं? आप बदला जापान से भी ले रहे हैं, आप बदला इंडिया से भी ले रहे हैं। भाई इस क्राइसिस को कौन झेल रहा है? इस क्राइसिस को तो भारत भी झेल रहा है, इस क्राइसिस को जापान भी झेल रहा है। हमारे यहाँ ईंधन की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ उर्वरक की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सारी चीज़ों में दुविधा हो रही है। अब चूंकि भारत वहाँ पर जाकर के कार्रवाई नहीं कर सकता है अपना बचाने के लिए, नहीं तो क्या है, एक तरीके से चीन के सह पर आप काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अमेरिका भी जो वहां पर गया वो चीन को ही ब्लॉक करने के लिए गया था। ये भी एक एंगल निकल करके आ रहा है। तो ये लड़ाई जो खींच रही है जी, मुझे लगता है कि इसमें रसिया और चाइना दोनों का वरदहस्त प्राप्त है ईरान को, और इसीलिए लड़ाई खींच रही है। लेकिन कब तक खींचेगी, कहां तक लेकर जाएंगे? हॉर्मूज पर कब तक ऐसे नहीं, आप कल देखिए ना, कल ईरान के पुल पर अटैक किया गया, वाटर प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन ये था, उससे उसके गांव में पानी नहीं मिल रहा। दूसरा क्या किया ईरान ने? क्या किया? कुवैत के डिस्टिलेशन प्लांट को जाकर के हिट किया, तो वहां पर पानी की कमी है। अब जाकर के ये युद्ध का जो डायमेंशन है वो बदल रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक ठीक था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर तक आप चले जाएंगे तो वो तो अमेरिका ने बोला था, ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो अब पहला हफ्ता होगा जब डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होगा, उसके बाद फिर हमला होगा ब्रिजेस पर, और वो अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। भारत इसका भुक्तभोगी क्यों बने? देखिए, कोई भी और दूसरा देश जो इस जंग में शामिल नहीं है वो इन दो देशों के टफल के बीच में क्यों पिसे? देखिए, इस जंग से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उसके पास एक वर्ल्ड पावर ने एक कंट्री पे हमला किया, ठीक है। ऐसे में वो जो छोटा कंट्री है वो किस तरह से अपने आप को सेव करे, वो किस तरह से प्रेशर डाले वर्ल्ड पावर पे कि भाई हमारे पे हमले क्यों कर रहे हो। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किसने शुरू किया था? ईरान ने किया था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला अमेरिका ने शुरू किया था। दूसरी बात, क्या कुवैत, जॉर्डन ये सारे इनोसेंट देश हैं? यहाँ पे अमेरिकी बेसिस के जरिए अगर ईरान पे हमले हो रहे हैं तो ईरान उन पे हमले करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर अमेरिका ने वहां पे, ईरान ने साफ कहा था आप अमेरिकन बेसिस वहां से हटा दीजिए, कहा था ना सारी कंट्रीज को कि आप वहां पर अमेरिकन बेसिस आपके जो हैं उन्हें बाहर कर दीजिए। नहीं किया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भी इतना अमेरिका के पास वो मतलब या विल पावर कहूं या जिस तरह भी है कि वो ग्राउंड वॉर में इसमें जाएगा। लेकिन ग्राउंड वॉर की तैयारी वो कर रहे हैं। वो 50,000 सैनिक वहां बहुत साल पहले से 10,000 सैनिक और उन पेंटागन ने भेजे हैं। तो दूसरा इस वक्त जो है ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है। उसके पास जो मीन्स हैं ईरान के पास, वो उसका इस्तेमाल करके अमेरिका पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग को रोके। देखिए, दो चीजें हैं। अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर वेपन्स पर जो बात कर रहा है, मैं उसे तार्किक नहीं मानता। यदि किसी एक कंट्री के पास, पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर वेपन देश बनने दिया, सबसे बड़ा एपिसेंटर तो टेररिज्म का पाकिस्तान ही है, लेकिन उसको तो अमेरिका ने मदद किया। आप ईरान पर एक दूसरे तरीके के सैंक्शन लगाते हैं। समस्या कहाँ है?
समस्या ये है कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि डेथ टू इजरायल, और उस डेथ टू इजरायल में आप हूती को समर्थन दे रहे हैं, उस डेथ टू इजरायल में आप हमास को समर्थन दे रहे हैं, उस डेथ टू इजरायल आप समर्थन दे रहे हैं, तो आपने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। विरोध वहां पर जाकर के है। आप लड़ना है तो आप ठीक है, इजरायल से आप लड़ लीजिए, लेकिन आप यदि प्रॉक्सी को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके कहें तो कल तो जाकर के न्यूक्लियर मैं तीन पाकिस्तान जो प्रॉक्सी करे तो वो ठीक, मैंने अमेरिका कहा उसको नहीं करेगा। नहीं, मैंने इसीलिए कहा, ईरान करे तो मैंने कहा अमेरिका भी करता है। नहीं, मैंने कहा कि अमेरिका को भी मैंने इसीलिए कहा अमेरिका की भी ये दुष्टता ही है। अमेरिका अफगानिस्तान में प्रॉक्सी के जरिए टेररिस्ट भेजे, मैंने ठीक है, मैंने मना नहीं, मैंने इसलिए कहा कि अमेरिका जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ वो तो और नंगा नाच है। मैं देखिए, पाकिस्तान की बात आ रही है, मैं समीर जी आती हूं आपके पास। पाकिस्तान की भी स्थिति मैं बता दूं, पाकिस्तान में ऐसा खौफ महसूस किया गया इससे पहले कभी नहीं हुआ अपने ही लोगों से, यानी कि पीओके से जो आवाजें उठ रही हैं, मुनीर और शहबाज को ये सोने नहीं दे रही है। बच्चा बच्चा इनकलाब के नारे बुलंद कर रहा है। कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद से, रावलाकोट से जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। आजादी के दीवाने हुंकार भर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐसा समा बांधा है कि पाकिस्तान की सत्ता हिल गई है। पीओके में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर है। सरकार ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी हार नहीं मान रहे। उन्होंने साफ ऐलान किया है, कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। मुनीर की कायर सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा है। कुछ तस्वीरें जो यहां से आ रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं। खून रंग लाएगा, खून ये मेरे हाथ में रियल बुलेट गोलियां हैं, ये डायरेक्ट फायर हमारे लोगों पर कर रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, अस्पताल के अंदर आंसू गैस और लोगों पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के लोगों को पुलिस की वर्दियां पहनाकर हमारे लोगों पर जबर किया जा रहा है। तो वक्त अब भी आपके पास है कि ये रास्ते खोले जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी प्रॉक्सी आतंकवादियों को तो खूब खाद पानी देती है, कहीं कोई कमी नहीं आने देती, लेकिन जो यहाँ पर मासूम हैं उन्हें गोलियां दे रही है। सुमीर जी देखिए, पाकिस्तान अब गोलियां दे, पाकिस्तान को गालियां दे, पाकिस्तान उनके ऊपर टैंकर चलाए, पीओके वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हाथ से अब निकल गया है। अब वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपने सर पर कफन बांध लिया है कि आप गोली चलाओ, आप टैंक चलाओ, आप तमाम मिसाइलें चलाओ हम पे ऊपर, अब हम अपनी जो बात है वो मंगवा कर रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये उस स्टेज पर चला गया है। और सिर्फ पीओके नहीं, अब बीएलए ने जिस तरीके से पाकिस्तान सेना को मारना शुरू किया, लगातार कल 45 सैनिक मार दी, कल और रात को 7 सैनिकों को मारा है। बीएलए जिस तरीके से आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है, दोहरे फ्रंट पर पाकिस्तान सेना को लड़ना लगभग असंभव है। एक तो तरफ पीओके की जनता पूरी सड़कों पर उतर आई है और बीएलए के लड़ा के पाकिस्तान सेना को जिस तरीके से मार रहे हैं। आसिम मुनीर को ये उम्मीद नहीं थी कि बीएलए इतने स्ट्रांग अटैक करेगा और पीओके के अंदर इतना गदर मचेगा। पूरी जनता वहां जिस तरीके से आजादी की बात कर रही हो, जो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो आपका हिस्सा कभी नहीं थे, आपने हम पे कब्जा किया हुआ है, हमारे साधन संसाधन और सुविधा जो हमारी है हमें वापस लौटाइए, हमारे क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कोयले की खदान है तो उसको हम चलाएंगे, या माइन से उसको हम चलाएंगे, गैस के जो संयंत्र है उसको हम चलाएंगे और उससे जो आमदनी होगी वो पैसा हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आप हमारी सारे संसाधनों पर कब्जा करते हो और पीओके को आप बिल्कुल एक भुखमरी के कंगाल पर रख दिया है, इसे एक टेरर लॉन्चिंग पेड के लिए इस्तेमाल आप करते हो। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अब आसिम मुनीर को लग रहा था कि वो अपने वहां सेना भेजकर वहां के 25-50 लोगों को मारकर डराकर इस आंदोलन को कुचल देगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन आसिम मुनीर के हाथ से निकल गया है और वो जब आगे कूच करेंगे, मुझे लग रहा है कि अब ये आज़ादी की ओर बढ़ चुके हैं और अगला कदम वही होने वाला है। बस भारत सरकार को थोड़ा इनको सपोर्ट करना चाहिए। भारत सरकार कर रही होगी कि नहीं कर रही है, सरकार ही बता सकती है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सपोर्ट करें। पर जो कर रही है वो तो रक्षा मंत्री ने कहा था कि पके आम की तरह पीओके हमारे गोदी में आकर गिरेगा, तो मुझे लग रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर्षवर्धन जी, प्रत्यक्ष तौर पर जो सरकार कर रही है वो तो हमें दिख ही रहा है, फिर चाहे वो असेंबली में सीटें रिजर्व रख लेना हो या फिर यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है उसे लेकर आवाज उठानी हो। परोक्ष रूप से कुछ अगर हो रहा है तो वो मुझे नहीं पता,
पर तस्वीरें ये बताती है कि वहां के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं। अब वो एक धक्का जोर से वो कब इतना बड़ा होता है कि आजाद होता है, ये एक सवाल है। नहीं, देखिए एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि भारत की कोई भी सरकार रही हो, मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, वो स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि ये अवैध कब्जा है। हर भारतीय ये मानता है। पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उस हिस्से को आजाद कश्मीर कहने की कोशिश करते हैं। जो गुलाम कश्मीर है, जो अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसको आजाद कहते हैं। दुर्भाग्य का एक हिस्सा था कि हमारे देश का एक बड़ा तंत्र, जिसमें पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, वो सब शामिल थे, और देश की सत्ताधारी राजनीतिक दलों के साथ वो कहीं कोई बैंकॉक में जिन्ना इंस्टीट्यूट करा रहा है J&K पर, तो इधर वाले कश्मीर की बात करते थे। कहीं लंदन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो यहां की बात होती थी। जितने अलगाववादी हैं, जितने आतंकवादी हैं, वो सब वहां जाके भाषण देकर आते थे। ये नवलखा से लेकर और अरुंधति राय से लेकर जाने कौन कौन वहां बात करते थे। तो यहां के हिस्से को डिस्प्यूट बना रखा था। अब वो पूरी तरह से सरकार में खत्म हुआ। अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है कि क्या क्या किया, तो ये प्रत्यक्ष वाला हिस्सा। अब क्या हो रहा है, जो POJK के लोग हैं, जिन्होंने आवाज उठाई और बाहर चले गए, वो आज ये कह रहे हैं कि हम मूल रूप से भारतीय हैं, हमारी पहचान यहां से है, और ये जो हिस्सा है इस पर पाकिस्तान के इस्लामिक शासन ने अवैध कब्जा कर रखा है। अगर आप इसको कहें कि शिफ्ट कितना बड़ा है तो उसको समझिए। वो लंदन शासन, वो अब लंदन और अमेरिका में बैठकर बाकायदा ये बात कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए इस इस्लामिक शासन से। और वो कहते हैं कि हमारा मूल वो भारतवर्ष का है, वो हिंदू वाला शासन है, वो विरासत है। उनके नाम मुस्लिमों के हैं, वो लंदन में हो, बहुत से लोगों भारत भी अब आते हैं लोग, उनको जिसको कहते हैं भारत सरकार वो वीजा देकर बुलाती भी है। तो निश्चित तौर पर वो सारे उस फ्रंट। लेकिन असली क्या है, असली ये है कि क्या ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है JAC, ये जहां जा रही है, जो उनके एक मेंबर को मार दिया गया, उसके बाद ये जो गुस्सा उभरा है, क्या ये सस्टेन करने जा रहा है? क्या वो लोग वहां पर ये स्थिति बनाएंगे कि वहां की लोकल गवर्नमेंट ऐसी बने जो वो बात करे जिससे भारत को आसानी हो कि अब हम इनको, इनकी जो इसको बार बार कहा जाता है ना, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, उनको हम करने की स्थिति में हो, तो उस तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी हुकूमत को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने जनता से कहा है कि मालिक हम हैं, मर्जी भी हमारी ही चलेगी, POK चुप नहीं बैठेगा। हल करेंगे, ये हमारे मुतालबात हल करेंगे और हमारी मर्जी के मुताबिक। मालिक हम है, रियासत हमारी है, टैक्स हम देते हैं, हम मालिक हैं, हम देते हैं, ये पढ़ते हैं, हम मालिक हैं, अवाम मालिक है, अवाम। और अब अवाम का कहना माना जाएगा, अवाम की बात मानी जाएगी, अवाम की बात मानी जाएगी। ये हमारी जमीन है, हमारा हुक्म चलेगा। देखिए ये बात तो साफ है। वहां पर आप जिस तरह से कत्लेआम आपने किया है, 25 से ज्यादा लोगों को आपने मार दिया है, तो नेचुरली वहां पर जनता के बीच एक सेंटिमेंट है कि जो पाकिस्तान है वो उनको एक पराया जो है हिस्सा मानता है। वहां पे बहुत सारी समय तक मांग चलती रही कि इसे अलग प्रोविंस बनाया जाए। पाकिस्तान से संभल क्यों नहीं रहा है? पाकिस्तान में कुछ भी संभाले नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान संभाले नहीं संभल रहा है ना। तो अफगानिस्तान के साथ सारे एरिया, इसके पीछे देखिए राजनीतिक कारण है, क्या कारण है? देखिए वहां पर लोग जो हैं उन, अगर आप देखिए वहां हो क्या रहा है, अगर जो लोग पाकिस्तान जाते हैं वहां पे क्या देखते हैं, एक तबका ऐसा जो बहुत अमीर है। ये तबका कौन है? ये वहां के सियासतदान हैं, ये मिलिट्री के लोग हैं, और जो है वहां पर कुछ और जो मिलिट्री से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं वो हैं। और ये जो है सारा का सारा जो धन है इन लोगों के पास है। बाकी आवाम क्या है, वो भूखों मर रही है, उनके लिए महंगाई बढ़ रही है। वहां पर आटा, दाल, चावल सबके दाम जो है वो आसमान छूते हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छूते हैं, बाकी सब चीज़ों के दाम आसमान छूते हैं। तो नेचुरली एक जो गुस्सा है आवाम में वो है। दूसरा, वहाँ पर पंजाबी, जैसे पहले भी बात हो रही थी कल परसों, कि वहाँ पर पंजाब जो है, पंजाब सूबा है, वो कितना जो है सियासत पर और बाकी जगहों पर, नौकरियों में, सियासत में, बाकी जिस तरह से हावी है, दूसरे सूबे जो हैं उनको इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है। तो नेचुरली वो लोग भी कहते हैं अब। और एक आर्थिक पहलू बहुत बड़ा ये है कि खुद पाकिस्तान चूंकि कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसे में वो किसी भी सब्सिडी को देने की स्थिति में भी नहीं है।
तो ये तो तय है कि इस बार हाथ से निकला पीओके। अब वो तारीख कब होगी, बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। और फिर जैसे अभी जो बात कही जा रही थी ना कि पके हुए आम की तरह टपक कर हमारी झोली में आके गिर जाएगा, उस दिन का इंतजार किया जा रहा है।